Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav and today we will discuss about transcription factor. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर काम करते हैं और ये जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सो इस लेसन में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, कैसे वो एक स्विच की तरह काम करते हैं कि जीन के एक्सप्रेशन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल वी नो दैट कि हमारे पास दो टाइप की सेल्स होती हैं, जिसमें हमारी पहली काइंड ऑफ सेल्स या जिन्हें हम प्रिमिटिव सेल्स कहते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रोकैरियोट्स और द प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी टाइप की सेल उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोट्स बिकॉज उनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट का सिंपली मतलब बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। सो इसका डिफरेंस क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंपली आपका उसके साइटोसोलिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली उसके पास अवेलेबल ही नहीं होते। लेकिन यूकैरियोट्स में एक वेल स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, चाहे वो आपका डबल हेलिकल फॉर्म में हो या सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। इट डिपेंड कि आप किस यूकैरियोटिक सेल की बात करें। सो इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करने का मेन पर्पज सिर्फ इतना है कि जब हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, हमें पता है, आपने एक प्रोसेस सुना होगा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का सिंपली मतलब है कि जीन का एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है फ्रॉम दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि पूरा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक सेल के पास अवेलेबल है उस सेल का डिकोड होके प्रोटीन कैसे बन रहा है, ये जनरल प्रोसेस हमारा बायोलॉजी का इंक्लूड करता है सेंट्रल डोग्मा। इस सेंट्रल डोग्मा के अंदर जो मेन हमारी प्रोसेस आती है, सबसे पहले रेप्लिकेशन, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होके अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद आता है ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास प्रोटीन सेगमेंट बन जाता है जिसे हम कहते हैं एग्जैक्ट जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जो जीन के पास इंफॉर्मेशन थी वो प्रोटीन की फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है फंक्शनली और स्ट्रक्चरली, राइट। सो जब भी हम लोग इनकी बात करते हैं, ये जो मेन प्रोसेस है इनका डिस्कशन यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हीं स्टेप पर आपका सेल ही कंट्रोल करता है कि जीन का एक्सप्रेशन कैसा करना है और कैसा नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर हर एक सेल के पास वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो मतलब हम कह सकते हैं एक लिवर सेल के पास भी वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और एक हार्ट सेल के पास भी। लेकिन आप ये डिफरेंस देखते हो कि हमारी बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट टिश्यू की जो सेल्स है वो अलग अलग जीन को एक्सप्रेस करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उन्हीं चीज को रेगुलेट करते हैं कि किस टाइप के सेल को किस टाइप का जीन एक्सप्रेशन करना है। इसीलिए एक स्विच ऑन या ऑफ का मैकेनिज्म काम करता है जो इस चीज को रेगुलेट करना है कि यस, इस टाइप की सेल को इस पर्टिकुलर जीन को ही एक्सप्रेस करना है। जैसे कि हमारी सेल्स जो स्पेसिफिकली इंसुलिन का ही प्रोडक्शन कराती हैं, ऐसी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं जो सिर्फ हमारी इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन कराती हैं। तो ये डिपेंड करता है, और उसको कंट्रोल कौन करते हैं? बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, उनमें से ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर मैकेनिज्म काम करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, इन्हीं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग इस लेसन के थ्रू समझेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते क्या है, कैसे ये काम करते हैं, इनका मोड ऑफ मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जब भी बात आती है, अगर एक सिंपल टर्म में कहूं ये काम कैसे करेंगे, ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लैक ओपेरॉन और ट्रिप ओपेरॉन समझाया था। उसमें हमने कहा था कि हमारे पास ओपेरॉन होते हैं और ओपेरॉन के अंदर बेसिकली हमें दो सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उस सेगमेंट्स में हमने कहा था कि एक पार्ट हमारा ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं रेगुलेटरी सेगमेंट, दूसरा हमारा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल सेगमेंट। स्ट्रक्चरल सेगमेंट जिसमें हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन सेगमेंट प्रेजेंट होता है जो आगे जाके पर्टिकुलर एंजाइम या प्रोटीन के लिए एनकोड करता है, राइट। रेगुलेटरी सेगमेंट की जब मैंने आपको बात बताई थी तो कहा था कि उसमें हमारे पास प्रमोटर, ऑपरेटर, एनहांसर प्रेजेंट होते हैं, और यही वो रीजन है जहां पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को कंडक्ट कराता है, राइट।
लेकिन क्या ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे फ्रीली बाइंड कर लेता है और फ्रीली बाइंड करके ये आपके ट्रांसक्रिप्शन को कंडक्ट कराता है? तो द आंसर इज नो, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग से पहले यहाँ पर एक पूरा मैकेनिज्म चलता है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है वो लोकेशन हमारी परफेक्ट लोकेशन है और इस लोकेशन से ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना चाहिए, है ना। सो यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो एक स्विच की तरह काम करते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को इनिशिएट कराते हैं और ये एक स्विच की तरह काम करते हैं, ठीक है। सो यस, सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास दो रेगुलेटरी सीक्वेंस होती हैं, टू रेगुलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस कहाँ होती है? इसी रेगुलेटरी सेगमेंट में प्रेजेंट होगी। और ये रेगुलेटरी सीक्वेंस एक्चुअली काम कैसे करती है? तो यहाँ देखिए, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है आपकी -35 सीक्वेंस और आपकी -10 सीक्वेंस। ये दो रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रमोटर रीजन में प्रेजेंट होंगी। हम लोग यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रमोटर रीजन, देखो ये आपका प्रमोटर रीजन है ना। इसी प्रमोटर रीजन में बिल्कुल है क्या, इसमें सिंपली हमारे पास डीएनए का एक सेगमेंट ही तो प्रेजेंट है। उसी सेगमेंट में -35 सीक्वेंस और -10 सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं, जो रेगुलेटरी सीक्वेंस की तरह काम करती है, ठीक है। सो जो -10 साइट है उसमें हमारे पास एक बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टाटा बॉक्स, ठीक है। और इसी टाटा बॉक्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं कि रिकॉग्निशन साइट है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर साइट को और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। -35 सीक्वेंस की बात करें तो ये अपस्ट्रीम प्रेजेंट होती है। 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में इसका जो सीक्वेंस होगा दैट इज TATTG और ACAT, ठीक है। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमें इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को रीड आउट करके ही आइडेंटिफाई किया जाता है कि -35 सीक्वेंस है और ये -10 सीक्वेंस, ठीक। तो ये हमारी अपस्ट्रीम प्रेजेंट होती है, राइट। अब यूकैरियोट्स की भी बात कर ले तो यूकैरियोट्स में जो टाटा बॉक्स होता है ये प्रमोटर रीजन में ही प्रेजेंट होगा और ये अप्रोक्सीमेट आपका 25 to 35 बेस पेयर वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में -35 और -10 की यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट है, वैसे ही यूकैरियोट्स के केस में ये 25-35 बेस पेयर अपस्ट्रीम प्रेजेंट होती है ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन साइट, ठीक है। क्लियर? ये तो बात हो गई कि यस हमारी जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है ये प्रोकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट होगी और यूकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट होगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है और इनकी असेंबली कैसे होती है। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बेसिकली ये एक प्रोटीन्स ही होती हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, अवेलेबल होती है, ठीक है। काम कैसे करते हैं? इनका काम है रेगुलेशन करना, किसका? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स का, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक जीन का सेगमेंट है ना, उस जीन सेगमेंट का मैंने ट्रांसक्रिप्शन कराना है, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए यहाँ पर मुझे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है। सो दे रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, यानी कि किसको? कॉपीइंग इनटू आरएनए, कि क्या मेरे जीन को कॉपी करा के उसका आरएनए बनाने की जरूरत है, क्या सेल को उसकी रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्विच ऑन करेगा या ऑफ करेगा, ठीक है। So transcription factor help and ensure that the right genes are expressed in the right cell of the body and the right time. मान लीजिए बॉडी को इंसुलिन की जरूरत है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस चीज को इंश्योर करेगा कि मुझे इंसुलिन जीन को ही एक्सप्रेस कराना है, क्योंकि बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। जब बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम देखते हैं कि ब्लड में हमें इंसुलिन का अमाउंट भी डिक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म काम कर रहे हैं उस चीज को एक्सप्रेस होने से रोकने के लिए, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए, राइट। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फंक्शनिंग या उसका मोड ऑफ मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए काम कैसे करते हैं, वन बाय वन हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक जीन का सेगमेंट है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपको देखने को मिल रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड है,
और इसके अंदर मेरा ये प्रमोटर रीजन है। और प्रमोटर रीजन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट्स में ये ट्रांसक्रिप्शन साइट से पहले 25 to 35 बेस पेयर के आसपास ये रीजन प्रेजेंट होता है, और आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर ये -35 और -10 सीक्वेंस प्रेजेंट होती है ना। तो ये हमारा प्रमोटर रीजन है जिसको हमने टाटा बॉक्स भी कह दिया, और मान लीजिए -35 बेस पेयर पर ही प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारी स्टार्टिंग साइट है, यानी कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो ये हमारी स्टार्टिंग साइट है, और इससे -35 बेस पेयर पर हमारा टाटा बॉक्स प्रेजेंट है, जिससे हमने रिकॉग्नाइज किया ये हमारा प्रमोटर रीजन है। और प्रमोटर रीजन पर ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज की क्या खास बात है कि आरएनए पॉलीमरेज खुद से प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। उसे आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शनल जो रीजन है, यानी कि जो साइट है हमारे ट्रांसक्रिप्शन की, उससे पहले जो प्रमोटर रीजन है उसको रिकॉग्नाइज करने से पहले एक फ्लैग की जरूरत पड़ती है ना। फ्लैग यानी कि ये साइट आपका बताएगा कि यस दिस इज द साइट, ये वो लोकेशन है जहां आपने बाइंड करना है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना है। तो टाटा रीजन पर हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे ही टाटा बॉक्स पर आके बाइंड करेंगे, ये एक फ्लैग की तरह काम करेंगे कि यहाँ पर अब आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर सकता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर सकता है। तो सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर II। अब इसका नाम ऐसा इतना अजीब क्यों है? तो देखिए नाम अजीब सिंपल सा है कि TFID, राइट। T फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर काम कर रहा है। एक फैक्टर है, एक प्रोटीन है, और II रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये हमारे पॉलीमरेज सेकंड की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, इसलिए यहां पर आपने II देखा, यानी कि पॉलीमरेज सेकंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। और D इसका एक स्पेसिफिक हमने नॉमेनक्लेट करने के लिए अल्फाबेट दे दिया कि यस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले आके बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D और हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बेसिकली आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D का ही पार्ट होता है। इसी की एक सब यूनिट होती है जिसका काम होता है टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करना, और ये रिकॉग्निशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D को वहां पे लोकेट कर देता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D वहां पे आके बाइंड कर जाता है। जैसे उसकी बाइंडिंग होगी वहां पर अदर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो भी 1 बाय 1 करके बाइंड करेंगे। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D के बाद यहाँ पर B आके बाइंड करेगा, B के बाद यहाँ पर E आके बाइंड करता है, H आके बाइंड करता है, और इन सब की बाइंडिंग के बाद एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स। इसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स को एज अ फ्लैग की तरह देख के आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, लेकिन अभी भी आरएनए पॉलीमरेज कैपेबल नहीं है कि वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर सके। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज अपने साइट तो रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये साइट है और मुझे इस साइट पर काम करना है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज अभी भी एक्टिव नहीं है, वो डीएक्टिव फॉर्म में है। तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के बाद उसका एक्टिवेशन भी जरूरी होता है, और वो एक्टिवेशन होता कैसे है? बाय दी फॉस्फोराइलेशन। अब सभी को पता है कि जब कोई एंजाइम इनएक्टिव होता है तो हम उसे फॉस्फोराइलेट कर देते हैं और वो एक्टिव हो जाता है, और जैसे वो एक्टिव होगा वो अपनी एक्टिविटी को इनिशिएट करता है। तो ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज के साथ होता है। आरएनए पॉलीमरेज के पास दो रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं, सेरीन और थ्रियोनिन। इन सेरीन और थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन होता है, और ये फॉस्फोराइलेशन भी कौन कंडक्ट कराएगा? हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H। दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेलिकेज एक्टिविटी, और ये एक एटीपीएस की तरह काम करता है जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को फॉस्फोराइलेट करता है, उसे एक्टिवेट कराता है ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन को कंडक्ट करा सके। अब ये मैकेनिज्म था कि जब हमें स्विच ऑन कराना है, जब जीन का एक्सप्रेशन करना है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो आरएनए पॉलीमरेज को साइट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और उसका फॉस्फोराइलेशन कराएगा ताकि वो एक्टिवेट होकर ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर सके। इसको अगर मैं समरी फॉर्म में यहां से कहूं तो देखिए, यस हमने अभी क्या क्या बात करी कि हमारे पास वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आके बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D,
जो कि सबसे पहले साइट को रिकॉग्नाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ टीबीपी यानी कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो एक 30 किलो डाल्टन का प्रोटीन होता है। इसकी बाइंडिंग के बाद वहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी आके बाइंड करता है, एच आके बाइंड करेगा ई, एंड देन पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, पॉलीमरेज सेकेंड के बाइंडिंग के बाद उसका फॉस्फोराइलेशन होता है विद द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, और जैसे ही एक्टिवेशन होता है आरएनए पॉलीमरेज का, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए की फॉर्मेशन कराता है। यूकैरियोट्स में आप देखते हो 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग सेगमेंट का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज स्पेसिफाइड ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का एक्टिवेशन होगा, कैसे एक्टिवेशन होगा? क्योंकि उसके पास 52 रिपीट्स हमारी अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस होती है जिसमें सेरीन और थ्रियोनिन भी प्रेजेंट होते हैं, उनका फॉस्फोराइलेशन होगा, और फॉस्फोराइलेशन होते ही साइट एक्टिवेट हो जाती है और फर्दर ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। सो दिस इज हाउ आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मेनली बस काम इतना होता है कि वो आरएनए पॉलीमरेज के लिए एक्सप्रेशन को स्मूथ बना देते हैं, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का एक्टिवेशन और उसका साइट रिकॉग्निशन डिपेंड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के ऊपर, और ये मेनली प्रोसेस देखी जाती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एक ही सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है जो सभी प्रकार के एमआरएनए की फॉर्मेशन, सभी टाइप्स के आपके आरएनए की फॉर्मेशन कराता है, और वहां पर वो इतना कैपेबल होता है कि वो साइट को रिकॉग्नाइज कर ले। ठीक है, जैसे हमने लैक ओपैरन और ट्रिप ओपैरन में देखा था कि वहां पर रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स काम करते हैं स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग एक्टिवेटर भी कहते हैं। समटाइम ये ही रिप्रेसर की तरह भी काम करते हैं और जीन को स्विच ऑफ करने का काम भी करते हैं।